हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक होगा स्टडी के लिए दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। इसके पहले हमने लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो यूनिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम देखेंगे एक केमिकल रिएक्शन जनरल मैं यहाँ पर लिखता हूँ Mn+। यहाँ पर जो आप मेटल आयन जो है कंसिडर कीजिए एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, और ये n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा। तो ये मेटल आयन n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मेटल सॉलिड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इस वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन की जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसके ऊपर से हम जो है नर्स्ट इक्वेशन को जो है कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नर्स्ट इक्वेशन। और वो नर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या होगी, आपके पास जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर दिस मेटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E ऑफ Mn+/M इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn+/M। तो ये मेटल की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें से माइनस RT/NF, उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो ये जो है इक्वेशन हम यहाँ पर जो है शो करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन मेटल इलेक्ट्रोड इज़ इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेम मेटल इलेक्ट्रोड माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसके पहले हमने इस चीज़ को जो है डिफ़ाइन किया था कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मिलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट इलेक्ट्रोड। इसके पहले मैंने आपको जो है बताया था, तो वो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको जो ये R जो वैल्यू मिलती है ये गैस कांस्टेंट है, T जो है ये टेम्परेचर है, N जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसके अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व हैं वो नंबर यहाँ पर लिखोगे। और ये F जो है दिस इज़ द फेराडेस कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी मेटल सॉलिड या सिंपली जो है सॉलिड का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी कंसिडर किया जाता है। तो इस इक्वेशन को हम जो है यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे E ऑफ Mn+/M इज इक्वल टू E0 ऑफ Mn+/M माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथम 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+। तो यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड को जो हम यहाँ पर जो यूनिटी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए जो है 1 हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जो है यहाँ पर हम जो कंसिडर करेंगे, चाहे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन पर आप जो इसको आसानी के साथ जो है डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, आपको जो मैंने टर्म्स बता दिया, अब आप जो है क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर जो है डैनियल सेल की इक्वेशन जो है पुटअप कीजिए। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास जो है 2 रिएक्शंस है कैथोड और एनोड पर। तो देखिए, नर्स्ट इक्वेशन फॉर द डैनियल सेल फॉर इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग एट कैथोड एज वेल एज एट एनोड। तो हम पहले देखेंगे कैथोड के ऊपर हमको जो है मिलता है कॉपर 2+ आयन जो है हमको मिल रहा है। तो इसके अंदर देखिए कि कैथोड के लिए हम जो डैनियल सेल के अंदर रिएक्शन लिखेंगे कैथोड के लिए, तो कैथोड पर आप देखिए कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E ऑफ Cu2+/Cu इज इक्वल टू E0 ऑफ Cu2+/Cu माइनस RT/2F। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कैथोड रिएक्शन का अंदर जो है इन्वॉल्व है, इसलिए हम लिखेंगे 2F। और उसके बाद जो है नेचुरल लॉगरिथम 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन्स। तो इस तरह से ये जो है कैथोड की रिएक्शन हम यहाँ पर जो है शो करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है एनोड की रिएक्शन जो है लिखेंगे, दैट इज़ फॉर जिंक।
एनोड पर जो रिएक्शन होगी तो आप देखिए उसके हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी E ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E0 ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन 2F। यहाँ पर भी आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, और उसके बाद जो है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ये 2 इक्वेशंस हमको मिलती है कैथोड और एनोड पर। अब जो है सेल पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है ई सेल। तो ई सेल के अंदर जो है हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड पर जो है आपको कॉपर इलेक्ट्रोड मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है जिंक इलेक्ट्रोड मिलता है। तो हम यहाँ पर जो है ई सेल लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू E0 E cell is equal to electrode potential of the copper as well as electrode potential of the zinc। ये दोनों को हम जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको जो है इक्वेशन जो मिलेगी तो इसको हम जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो है लिख सकते हैं। तो E cell इज इक्वल टू E ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये इक्वेशन आप यहाँ पर जो है इसको ई सेल की जो है लिख सकते हो, दैट इज़ द सेल पोटेंशियल ऑफ द डेनियल सेल। अब ये 2 इक्वेशंस है, दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन कीजिए तो देखिए ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर जो है पुट करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। लुक हियर, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कॉपर जो है हमने लिखा था E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये हो गया आपके पास E ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। उसके बाद जो है आपको लिखना है माइनस E ऑफ Zn2 प्लस Zn, तो ये हो जाएगा आपके पास में E ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn E0 माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो ये 2 इक्वेशंस को आपने यहाँ पर जो है क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर जो है कॉमन टर्म्स को जो है आप इकट्ठा कीजिए तो आपके पास में जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन के हिसाब से आपको मिलेगी ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है आप देखिए कि जो ई सेल आपको मिलती है तो उसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को जो है आप इकट्ठे कर लीजिए, तो ये दोनों जो है माइनस होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E0 ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। उसके बाद जो है RT अपॉन 2F ये जो है कॉमन आपको मिलता है, तो आप यहाँ पर लिखिए इसको जो है E0 सेल। तो यहाँ पर जो है E सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। उसके बाद जो है आप लिखिए माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ पर जो है आप नेचुरल लॉगरिथम लिखकर इसमें आप देखिए कि ये इक्वेशन जब माइनस हो रही है तो आप यहाँ लिखिए Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को जो है पुटअप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वैल्यू आपको जो दिख रही है दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन 2F ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो इस तरह से आप जो है इस इक्वेशन को जो है लिख सकते हो। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि ये जो हमने वैल्यू जो लिया है दिस इज़ नथिंग बट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखिए कि इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज़ जो दी गई है उसकी जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को अगर आप पुटअप करते हो तो देखिए अब ये इक्वेशन जो है क्या बनेगी। तो लेट अस सी। सबसे पहले देखिए R जो है गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 8.314 आपको यहाँ पर जो है पुटअप करना है। ये वैल्यू जो है आपको 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल लेना है। जूल्स पर केल्विन पर मोल जो है वैल्यू आपको पुटअप करना है आर की वैल्यू। उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू आपको मिलती है टी। टेम्परेचर आपको यहाँ पर जो है 298 केल्विन जो है लेना है। तो टी की वैल्यू जो है आप रखिए 298 केल्विन।
और F जो है जिसको हम फेराडेस कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू है 96,487 कूलम पर मोल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पर जो है पुटअप कीजिए और साथ ही साथ नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू जो है 2.303 आप जो है पुटअप कीजिए। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुटअप करते हो तो ये वाली जो इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर जो है सिंपली इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log to the base 10 of concentration of Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन को मिलाकर जब हम यहाँ लिखते हैं तो नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू हम यहाँ पर जो है 2.303 लिखते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलती है। अब आर टी और एफ की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपको मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू जो है 8.314 रखिए, मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू आप जो है 298 रखिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू फेराडेस कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप रखिए 96,487 और उसके बाद जो है लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयंस। तो ये वैल्यूज जब आप जो है सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमको जो इस इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू आपको जो है मिलेगी ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व मत कीजिए, सिर्फ इतना जो है सॉल्यूशन आप कीजिए, इतने पोर्शन का जो है सॉल्यूशन कीजिए तो आपको इक्वेशन मिलेगी ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है फाइनली आपको मिलती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज नर्स्ड इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के अंदर जो है नर्स इक्वेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ये इक्वेशन मिलती है। यहाँ पर जो है 2 जो है दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात मैं आपको ख़ास तौर से बता दूँ कि जो रेडॉक्स रिएक्शन हम लिखते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको जो है बैलेंस करना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है सिर्फ एक मरतबा आपको लिखना है यहाँ पर n के फॉर्म में। तो ये NF की वैल्यू जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में डैनियल सेल के अंदर आपको जो है n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू मिलती है 2। तो हम इसको अगर ऐसे ही रख दें तो ये वैल्यू आपको मिलती है। फाइनली ये इक्वेशन जो मिलेगी दैट इज़ ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 ऑफ concentration of Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus। तो we should use the same number of electron n for both the electrodes and thus we can write the Nernst equation for any of the cell। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक सेल मैं लिखता हूँ निकेल सॉलिड, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सेल है निकेल सॉलिड Ni2 प्लस एक्वियस। उसके बाद इसके साथ में मैं जो है दूसरा रेडॉक्स कपल जो अटैच करूँगा दैट इज़ सिल्वर Ag प्लस एक्वियस और उसके बाद जो है Ag सॉलिड। तो अगर मैं इसकी जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो देखिए निकेल जो है Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर प्लस आयन जो है सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो आपको इसे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस दैट गिव्स राइज टू Ni2 प्लस एक्वियस प्लस 2Ag सॉलिड। तो इस तरह से जो है मुझे यहाँ पर जो है ये इक्वेशन मिलती है इस सेल के हिसाब से। दिस इज़ द नेट सेल रिएक्शन। अब इस पर से मैं जो है नर्स इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ तो आप देखिए
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये जो हम नेचुरल लॉगरिथम या log टू द बेस 10 की टर्म में कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको जो है पहले लिखना आयोनिक फॉर्म में, और उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय मतलब जो है डिनोमिनेटर में आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो है आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखना है। तो इसके लिए जो है नर्स इक्वेशन बनेगी, लुक हियर, ई ऑफ ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। हमने यहाँ पर जो इसको बैलेंस किया है 2 से, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 होता है दोनों रिएक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2। उसके बाद जो है log टू द बेस 10, पहले हम यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड का आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड का आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन Ag+, और चूँकि यहाँ पर जो है 2 नंबर में है तो हम यहाँ पर जो है रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी नर्स इक्वेशन आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो। अब मेरे पास जो है एक जनरल रिएक्शन है, उस जनरल रिएक्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि उसकी नर्स इक्वेशन क्या होगी। A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स राइज टू C ऑफ C प्लस D ऑफ D। अब इसके हिसाब से मुझे जो है नर्स इक्वेशन जो लिखना है, तो क्या होगी वो देखिए आप। अब आप यहाँ पर देखिए कहीं भी जो है आयोनिक टर्म नहीं दी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रेस करूँगा, तो उसके हिसाब से देखिए कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो लुक हियर, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n। मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पर जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है n की वैल्यू लिखूँगा, तो आपको जो है ये वैल्यू मिलेगी 0.059 अपॉन n। या फिर सिंपली आप जो इसको RT अपॉन NF लिखिए, और ये नेचुरल लॉगरिथम आप लिखिए इसके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो C रेज़ टू पावर C इंटू D रेज़ टू पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B। इस टर्म में जो है आप इसको जो है लिखिए। अब इतनी जो वैल्यू आपको जो दिखती है, दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो रेशो है, आप इसको जो है Q के बराबर जो है कंसीडर कीजिए। तो हम यहाँ पर जो इसको लिखेंगे E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। दिस इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द कोशेंट। तो यहाँ पर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम जो है प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जब हम इसको रेस करते हैं, तो ये ln Q की वैल्यू जो है बनती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को जो है जनरलाइज करके जो लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द नर्स इक्वेशन फॉर द जनरल रिएक्शन A प्लस B गिव्स राइज टू C प्लस D। तो इस तरह से जो है ये नर्स इक्वेशन आप जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर, जो कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो सकती है या फिर वो जो है टोटल सेल रिएक्शन हो सकती है, आप उसके टर्म्स में बहुत आसानी के साथ जो है लिख सकते हो। बस ये बात जो है ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो है टोटल रिएक्शन प्रेजेंट है, नेट सेल रिएक्शन प्रेजेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, वो आप यहाँ पर जो है इस तरह से लिखोगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना। और सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखना है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था डैनियल सेल के अंदर जो रिएक्शन किस तरह से होती है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स इक्वेशन का आपस का रिलेशनशिप क्या है। तो लेट अस सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स इक्वेशन, ये दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्या है वो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ़ द सर्किट इन द डैनियल सेल इज क्लोज्ड, देन वी नोट दैट द रिएक्शन Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives rise to Zn2 plus Cu solid takes place, and as the time passes the concentration of Zn2 plus keeps on increasing while the concentration of Cu2 plus keeps on decreasing। तो ध्यान रखिए डैनियल सेल का सर्किट जब हम ख़त्म करते हैं, जब उसको जो है स्टॉप करते हैं, है ना, सर्किट को हम जब रोक देते हैं, तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो रही है Zn solid प्लस Cu2 प्लस एक्वियस गिव्स राइज टू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड, ये रिएक्शन जो है चलती रहेगी।
और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस जो है ये इंक्रीज़ होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस जो है ये क्या होगा, डिक्रीज़ होता रहेगा. एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. और धीरे धीरे क्या होगा, जो वोल्ट मीटर के अंदर हम जो वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू होगा. और एक वक्त ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये डिक्रीज़ होते होते अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है कौन सा इसका जो है वोल्टेज जो है क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो वोल्ट मीटर जो है कौन सा उसका जो है वोल्टेज ज़ीरो शो करेगा. और यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखना है कि अब इसके अंदर जो किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं होगी. इसका मतलब क्या होगा कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस आयंस एट द सेम टाइम विल बी चेंजिंग नो वे. अब यहाँ पर जो है किसी भी तरह से जो है इसके अंदर जो है कोई चेंज नहीं होगा. स्टार्ट में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंक्रीज़ हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिक्रीज़ हो रहा है. लेकिन जैसे ही वोल्ट मीटर धीरे धीरे जो है अपना वोल्टेज जो है कम करते करते जो है ज़ीरो शो करेगा, उस वक्त जो है अब इनके कॉन्सेंट्रेशन में जो है किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा. ये बात जो है ध्यान रखना है. और इस तरह से जो है एक इक्विलिब्रियम जो है अटेंड होगी. तो यहाँ पर जो है ज़ीरो रीडिंग पर जाए वोल्ट मीटर जब जो है ज़ीरो वोल्टेज शो करेगा तो वहाँ पर जो है एक इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होगा. तो दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेंडेड एंड इन दिस सिचुएशन द नर्स इक्वेशन फॉर दैट Daniell cell condition can be written as E cell is equal to 0. ध्यान रखिए E0 सेल जो होगा वो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर जो हम लिखेंगे इज इक्वल टू E0 सेल. सेल पोटेंशियल जो है आपको मिलेगा ज़ीरो बराबर, सेल पोटेंशियल जो है आपको ज़ीरो मिलेगा तो वो वैल्यू जो है E0 सेल के बराबर होगी और ये हो जाएगी E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F, या आप सिंपली लिखिए 2.303 RT अपॉन 2F. चूँकि हम डैनियल सेल कंसीडर कर रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो 2 होगा. और इसी तरह से log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयंस. तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को जो है लिख सकते हैं. अब चूँकि यहाँ पर जो है वैल्यू ज़ीरो है तो E0 सेल को जो है आप इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा E0 सेल इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2.303 RT अपॉन 2F log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन. ये चीज़ कब होगी, जब आप यहाँ पर जो है डैनियल सेल के अंदर जो है एक्सटर्नल सर्किट को जो है क्लोज़ कर दोगे, उस वक्त ये कंडीशन आपको जो है मिलेगी जिसमें जो है जिंक 2 प्लस आयन और Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं होगी. ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे और इस तरह से जो है एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी. और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो है ई सेल जो है ये ज़ीरो होगा. तो ई सेल जो है ज़ीरो हो जाएगा तो E0 सेल को आप जो इधर ले आइए तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी. तो E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन. अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम पर जो है ध्यान रखिए, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर जो इसमें कंसिडर कर रहे हो तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का जो रेशो है ये Kc के बराबर होगा. तो लुक हियर, दिस कॉन्सेंट्रेशन Zn2 प्लस आयन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस आयन, ये वैल्यू जो है Kc के बराबर होगी. दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन. तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुटअप कीजिए तो देखिए ये इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी. लुक हियर, E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log टू द बेस 10 ऑफ Kc. ये वैल्यू जो है Kc के बराबर हो जाएगी. अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि E0 सेल को हम यहाँ पर जो है मैनिपुलेट करते हैं. अब ये सारी वैल्यूज़ को जब आप पुटअप कीजिए तो इस इक्वेशन को हम जो है फिर से इस तरह से लिखेंगे. यहाँ पर जो है R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू जब पुट करते हो तो ये हो जाएगा E0 सेल इज़ इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log टू द बेस 10 ऑफ Kc. ठीक है.
अब यहाँ पर जो है आपको Kc की वैल्यू मालूम करना है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि इसमें जो है E0 सेल की वैल्यू जो है 1.1 वोल्ट है। डेनियल सेल की बात हम करते हैं तो E0 सेल जो है आपको मिलता है 1.1 वोल्ट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कीजिए तो हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log टू द बेस 10 ऑफ Kc। अब आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको आप ऐसे रहने दीजिए, log टू द बेस 10 Kc इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ इधर आएगी तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059। ये वैल्यू आपको जो है मिलती है। अब आप इसको जो है कैलकुलेट कीजिए, ये पूरी वैल्यू को जब आप जो है सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 37.288। तो देखिए अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, log टू द बेस 10 Kc इज इक्वल टू 37.288। तो ये आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिलता है 37.288। अब क्या करना है, log को इधर लाना है तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 37.288। तो आप जो है 37 का 2 और 8 में जो है एंटी लॉग देखिए तो आपको Kc मिलेगा 2.3 के आसपास जो है कुछ मिलेगा। तो आप इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 कंसीडर कीजिए तो ये हो जाएगा 2। आप ये 37 के पावर में आप जो है 10 को जो है रेस कर दीजिए तो 10⁻37। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिलती है 2 × 10⁻37 और ये वैल्यू आपको मिलेगी एट 298 केल्विन। तो इस तरह से आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जिसको हम Kc कह रहे हैं डेनियल सेल की जो है कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻37। तो ध्यान रखिए 37 यहाँ पर जो है आपको दिखता है तो जब आप इसका जो है एंटी लॉग देखोगे तो 37 नंबर्स के बाद 37 डिजिट्स के बाद आपको जो है 0 पॉइंट लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो है पहले डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा दीजिए और जो टोटल नंबर आपको यहाँ पर जो दिखते हैं डेसिमल से पहले के उसको आप जो है पावर में 10 पावर में जो है आप इसको रेस कर दीजिए। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो 37.288 का जो एंटी लॉग होता है वो 2.359 है, 2.359। तो आप उसको जो राउंड ऑफ करके जो है 2 कंसीडर कीजिए तो 2.0 आप इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कीजिए और उसके बाद जो यहाँ पर जो है 37 है तो उसको जो है आप पावर में रेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू 2 × 10⁻37। ये 298 केल्विन पर जो है ये वैल्यू आपको मिलती है। और जनरलाइज करके अगर आप इसको जो है लिखना चाहो, इस इक्वेशन को अगर आप जो है जनरलाइज करो, नॉइस इक्वेशन और Kc की वैल्यू को अगर आप जनरलाइज करेंगे तो देखिए इक्वेशन बनेगी E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Kc। तो ये हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Kc। तो इस तरह से दिस इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉइस इक्वेशन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इतना पार्ट जो है आप देख रहे हो कि ये नॉइस इक्वेशन से आया और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है जिसको हम Kc कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के ज़रिए से आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है उसके बीच का जो है आपस का रिलेशनशिप शो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र, अदरवाइज कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग E0 वैल्यू ऑफ द सेल। ऐसे तो आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी सेल के लिए कैलकुलेट करना जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन E0 सेल की वैल्यू से जो है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक बेस्ट मेथड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब एक सिंपल जो है आप देखिए कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 3.2। तो देखिए इसी टॉपिक पर जो है वो एग्जांपल दी हुई है, सॉल्व की हुई है, आप उसको जो है देख सकते हो। तो उसके अंदर देखिए क्या हुआ, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, देखिए आप अपनी बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 3.2 और वो है कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वियस गिव्स राइज टू Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2 Ag सॉलिड। और इसमें E0 सेल की वैल्यू जो है दी हुई है 0.46। E0 सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.46। ये एग्जांपल नंबर 3.2 है, आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 3.2 है। इस पर से आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। रिएक्शन दी हुई है और उसका जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको जो है दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से आप देखिए कि E0 सेल
इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Kc। ये इक्वेशन आपको नर्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशनशिप है। तो इसको इसके अंदर अब आपको जो है लॉग ऑफ Kc जो है कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2। यहाँ पर आप देखिए कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहाँ पे हम जो है 2 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लॉग ऑफ Kc। अब आपको जो है यहाँ पर देखिए E0 सेल दिया हुआ है 0.46 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Kc। अब आपको जो है Kc मालूम करना है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ Kc इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये वैल्यू इधर आएगी तो ये 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ Kc। इसका जब आप सोल्यूशन करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 15.6। तो लॉग ऑफ Kc इज इक्वल टू 15.6। तो Kc की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू, आप ध्यान से सुनिए, 15.6 का जो एंटी लॉग है वो 3.92 है। तो आप यहाँ पर जो है 3.92 लिखिए, और जो 15 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं डेसिमल से पहले, उसको आप जो है पावर में रेस कर दीजिए, तो हो जाएगा 3.92 इंटू 10⁻15। तो ये Kc की वैल्यू आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत इजीली जो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो अगला टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। लुक हियर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन का आपस का जो रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ड। यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो अगर मेज़र करना चाहें, जिसको हम W कहेंगे, तो ये क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज पास्ड। कितना चार्ज हमने उसमें जो है पास किया है, और ये हम जो है 1 सेकंड के लिए जो है कंसिडर कर रहे हैं। फिर आगे जो है आप चाहे जितने सेकंड के लिए इसको जो है आसानी के साथ जो है मेज़र कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू हम यहाँ पर जो है 1 सेकंड की जो है कंसिडर करेंगे। इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल है, अगर इससे हम जो है इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैलकुलेट करना मैक्सिमम वर्क डन अगर जो है कैलकुलेट करना चाहें, तो क्या होगा, द चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबली। यहाँ पर जो है अब वो जो चार्ज होगा उसको आपको जो है रिवर्सिबली जो है पास करना पड़ेगा। एंड द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी। तो यहाँ पर जो है जो वर्क डन होगा, तो वो बात जो है ध्यान रखना है कि द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू decrease in Gibbs energy, and therefore if the EMF of the cell is capital E and NF is the amount of charge passed। तो यहाँ पर देखिए EMF जो है E है और NF जो है ये अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ड है, जो 1 सेकंड के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर देखिए NF के टर्म्स में हम इसको जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगी वो कैसे हम लिखेंगे, तो डेल्टा RG हम लिखेंगे, डेल्टा RG, जिसको हम जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस NFE सेल, माइनस NFE सेल। निगेटिव वैल्यू इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है इसको जो है रिवर्सिबल जो है कंसिडर किया है। तो रिवर्सिबल वर्क डन हम जो है यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है निगेटिव साइन लिखेंगे। तो डेल्टा RG इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। तो ये जो है सेल पोटेंशियल हम यहाँ पर जो है कंसिडर करें, दिस इज़ द EMF ऑफ द सेल, एंड इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज़ एन इंटेंसिव पैरामीटर। ध्यान रखिए ई सेल जो है ये इंटेंसिव पैरामीटर है, लेकिन डेल्टा RG जो है ये एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसकी वैल्यू जो है n पर जो है डिपेंड करती है, डेल्टा RG की वैल्यू जो है n पर जो है डिपेंड करती है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक इक्वेशन हम लिखते हैं, जो डैनियल सेल की इक्वेशन है वो मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो देखिए Zn सॉलिड
प्लस Cu2 प्लस एक्वियस गिव्स राइज टू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ये इक्वेशन हम लिखते हैं। तो इसके हिसाब से आप जो है डेल्टा Rg की वैल्यू जब लिखोगे तो वो सिंपल जो है आपको मिलेगी डेल्टा Rg इज इक्वल टू -2Fe सेल, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप इस इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हो, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है सब जितने भी इसके अंदर जो है कंटेंट है सबको जो है 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हुआ 2 और ये हुआ 2। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो डेल्टा Rg की वैल्यू जो है n पर जो है डिपेंडेंट है। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर इजीली जो है देख सकते हो कि आप डेल्टा Rg की वैल्यू -4Fe सेल, तो ये यहाँ पर जो है इसलिए है कि हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और टोटल जो है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपको मिलेगी गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन। तो इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज़ यूनिटी देन ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल। तो यहाँ पर जो है अगर सारे कॉन्सेंट्रेशन को जो है आप यूनिटी कंसिडर करते हो तो ई सेल जो होगा वो जो है E0 सेल के बराबर कंसिडर होगा। दिस इज़ द सेल पोटेंशियल EMF ऑफ द सेल एंड इट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप इस वैल्यू को यहाँ पर जो है इसमें देखोगे तो इस तरह से इस इक्वेशन को आप यहाँ पर जो है मैनिपुलेट कीजिए तो डेल्टा Rg की वैल्यू होगी NFE सेल। तो ई सेल की जगह पर आप E0 सेल लिख दीजिए, तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको मिलेगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू -NFE0 सेल। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन यहाँ पर जो है चेंज होती है। तो thus फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ E0 सेल वी कैन ऑब्टेन एन इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेल्टा Rg0। अब यहाँ पर जो हमको एक डेल्टा Rg0 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है और इसको हम जो है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कहेंगे। और इस पर से हम जो लिख सकते हैं कि डेल्टा Rg0 इज इक्वल टू, अब देखिए NFE0 सेल जो है ये किसके बराबर हुआ, इट इज़ इक्वल टू RT ln K। इसके पहले हमने जो इसको स्टडी किया है तो हो जाएगा -RT ln K। तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज होगी दैट इज़ इक्वल टू -RT नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो इसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर से जो है बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो है कंडक्टेंस क्या होगा। तो लेट अस सी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर जो है कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, वो टर्म्स हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे और उस पर से हम जो है देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम जो है शो कर सकते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन फ्यू टर्म्स बिफोर वी कंसिडर द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब ये देखिए कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल R से जो रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिए ये गैस कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल R से जो है रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओहम। इसको हम जो है ओहम के अंदर जो है मेज़र करेंगे, जिसको हम इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओहम विच इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेन क्यूब एम्पियर स्क्वायर। तो ये जो है SI यूनिट के अंदर अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब A स्क्वायर। तो ये SI यूनिट में हम इसको जो है मेज़र करेंगे।
तो ये वैल्यू जो है ओहम की इसके बराबर होगी। एंड इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आपने जो है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज देखा होगा, उसके जो एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, या आप जो है इसको रेजिस्टेंस जिसको हम जो है कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको हम जो है बहुत आसानी के साथ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ स्मॉल l एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। तो ये जो R की वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर पर। तो हम यहाँ पर इसको जो है मेज़र करेंगे, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, R इज़ इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। रो यहाँ पर जो आप देखिए इसको हम नाम देते हैं रो। ये जो है एक जो है कहना चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको जो है ग्रीक में हम ग्रीक लैंग्वेज में रो कहेंगे और उसका जो है ये सिंबल है एंड इट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इसको हम जो है नाम देंगे रेजिस्टिविटी और फॉर्मरली इसको जो है नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन जो है IUPAC ने जो है इस नाम को जो है रिकमेंड किया, इसलिए आगे जब कभी भी रो को हम कहेंगे तो बजाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहने के हम इसको रेजिस्टिविटी का नाम देंगे। और इसकी जो है SI यूनिट है ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी को हम जो है ओहम मीटर से जो है रिप्रेजेंट करेंगे और इस वैल्यू में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। और इसी तरह से इसकी जो है एक मतलब जो है सब मल्टीपल में जो है इसको मेज़र करते हैं, दैट इज़ ओहम सेंटीमीटर। इसको हम जो है ओहम सेंटीमीटर के अंदर भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी के डिफरेंट मेजरिंग जो है टर्म्स होती हैं। तो ध्यान रखिए कि इसमें जो है एक ख़ास बात जो है ध्यान रखिए कि IUPAC रिकमेंड द यूज़ ऑफ द टर्म रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह पर इसको जो है रेजिस्टिविटी जो है कहा गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि फिजिकली द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स रेजिस्टेंट व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो ये रेजिस्टिविटी क्या होगी कि यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये दोनों जो है 1 मीटर जो है लंबे होने चाहिए। तो ध्यान रखिए कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है तो वो कैसे कंसिडर होगी कि वो 1 मीटर जो है लॉन्ग होना चाहिए और साथ ही साथ जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो इसका जो है एक कन्वर्जन टर्म जो है यूज़ करेंगे। देखिए क्या होगा, कन्वर्जन टर्म है 1 ओहम इज इक्वल टू 100 ओहम सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ओहम मीटर इज इक्वल टू 100 ओहम सेंटीमीटर, या फिर सिंपली आप इसको जो लिख सकते हो 0.01 ओहम मीटर, 0.01 ओहम मीटर यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो। ये सिंपल जो है कन्वर्जन फैक्टर है। तो द इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस G। ध्यान रखिए कंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल G से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होगा, दिस इज द इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टेंट, दैट मीन्स G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R। और R की वैल्यू जो है L अपॉन A हमने लिखा था, दैट इज़ रो इंटू L अपॉन A हमने लिखा था। तो ये हो जाएगा इक्वल टू A अपॉन रो इंटू L, ये हो जाएगा A अपॉन रो इंटू L। और ध्यान रखिए 1 अपॉन रो जो है ये K है, तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू K इंटू A। तो द SI यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इन इज सीमेंस, इसको हम जो है सीमेंस लिखेंगे, जिसको हम जो है कैपिटल S से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिए ये जो G है जिसको हम कंडक्टेंस कह रहे हैं, उसकी जो है SI यूनिट जो है सीमेंस है, जिसको हम कैपिटल S से जो है इंडिकेट करते हैं। एंड इट इज़ इक्वल टू पर ओहम, इट इज़ इक्वल टू पर ओहम, जिसको आप मोह भी कह सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोह। ओहम को जो है उल्टा कर दीजिए तो ये मोह हो जाएगा, तो ये पर ओहम है। तो G जो है जो कि 1 अपॉन R है, इसलिए पर ओहम जो है आप इसको लिख सकते हो, या सिंपली आप इसको मोह लिख सकते हो। द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी
इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के। तो ध्यान रखिए ये जो के है तो 1/ρ इज इक्वल टू के एंड दिस के इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ध्यान रखिए कंडक्टेंस जो है कैपिटल जी है और कंडक्टिविटी जो है ये स्मॉल के है। तो यहाँ पर जो है इस टर्म से हम जिसको जो है मेंशन करेंगे और इसको जो है आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसको जो है कंडक्टिविटी जो है कहा गया है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल के। यहाँ पर जो है के से जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ग्रीक लैंग्वेज में कैपा कहलाता है। के इज़ नथिंग बट कैपा। ग्रीक लैंग्वेज में आप इसको जो है के स्टैंड्स फॉर कैपा कहोगे तो ये हो जाएगा 1/ρ इज इक्वल टू कैपा। तो आपके पास जी इज इक्वल टू कैपा इंटू ए, दैट इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इस रिलेशन से आप जो इसको बहुत आसानी के साथ जो है मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो IUPAC ने जो है यहाँ पर कंडक्टिविटी नेम को जो है यहाँ पर रिकमेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि वी शैल यूज़ द टर्म कंडक्टिविटी इन द रेस्ट ऑफ द बुक। तब यहाँ पर जो ये टर्म हम यूज़ करेंगे। द SI यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी इज़ सीमेंस पर मीटर। यहाँ पर जो है इसको जो है सीमेंस पर मीटर में हम जो है मेज़र करेंगे इस के की वैल्यू को, लेकिन ध्यान रखिए क्वाइट ऑफन के इज़ एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस पर सेंटीमीटर। इसको जो है पर सेंटीमीटर के अंदर जो है मेज़र किया गया है। अब देखिए कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन सीमेंस पर मीटर is its conductance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। अगर आप जो है कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस की जो है मेज़र करना चाहो तो वो जो है 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और इस तरह से ध्यान रखिए कि इट मे बी नोटेड दैट 1 सीमेन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेन पर मीटर। तो ये बात जो है ध्यान रखिए 1 सीमेन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेंस पर मीटर। तो ये आप जो है कन्वर्जन फैक्टर जो है लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो है कुछ स्मॉल टर्म्स थी छोटी छोटी। अब आप देखिए कि टेबल नंबर 3.2 जो है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है तो इसके अंदर जो है कंडक्टिविटी ऑफ सम सिलेक्टेड मटेरियल्स एट 298.15 केल्विन। तो ध्यान से सुनिए टेबल नंबर 3.2 आपकी बुक में है, वो टेबल आप अपने सामने रखिए। इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है सिलेक्टेड मटेरियल्स की जो है कंडक्टिविटी दी हुई है और इसके अंदर जो है अलग अलग जो है उसके अंदर कंडक्टिविटी को जो मेज़र किया, जैसे कि उसको कंडक्टर्स कहा गया है, कुछ सब्सटेंसेस को जो है इंसुलेटर कहा गया है, कुछ को जो है एक्वियस सोल्यूशन में मेज़र किया है और कुछ उसके अंदर जो है सेमी कंडक्टर्स हैं। तो टेबल नंबर 3.2 से हमको जो है ये बात मिलती है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर जो ये कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल दिया हुआ है। तो टेबल नंबर 3.2 आप अपने सामने रखिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी ये जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ मेज़रमेंट विच द मेज़रमेंट्स आर मेड। जिस पर जो है मेज़रमेंट जो है आप जो है कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर पर भी ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। मटेरियल्स आर क्लासीफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। 3 टाइप है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ये 3 टाइप्स के अंदर जो मटेरियल को जो है क्लासीफाई किया गया है और वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो है कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि 3 टाइप में इसको जो है क्लासीफाई किया है। और ध्यान रखिए कि जो मेटल्स है और उसके अलॉयज़ है, मेटल्स एंड देयर अलॉयज़ हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। ध्यान रखिए मेटल्स और उसके जो अलॉयज़ होते हैं इसकी जो है कंडक्टिविटी आपको जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत हाईएस्ट मिलेगी। और ध्यान से सुनिए कि इनकी जो है कंडक्टिविटी जो है बहुत ही लार्ज होती है एंड आर नोन एज कंडक्टर्स। तो यहाँ पर जनरली कंडक्टर्स में आप जो है क्या लोगे, मेटल्स एंड अलॉयज़, मेटल्स एंड देयर अलॉयज़, जिसमें इसकी कंडक्टिविटी जो है सबसे हाईएस्ट होगी। तो आप इसको जो है कंडक्टर्स की टर्म्स में जो है क्लासीफाई करोगे। उसके बाद सर्टन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। These substances like
ग्लास, सिरेमिक एट्सेट्रा हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो ध्यान से सुनिए कि आपके पास में जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि नॉन मेटल्स है, जैसे कि कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है ना, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। और इसी तरह से सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, टेफ्लॉन और कुछ ऐसे जो है सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं, इसके अंदर जो है कंडक्टिविटी जो है बहुत ही लो होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देंगे इंसुलेटर्स। तो ध्यान रखिए, ग्लास एंड सिरेमिक मटेरियल्स, इनको जो है आप इंसुलेटर्स कहिए। दीज आर इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ इंसुलेटर्स। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। और सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को जो है किसी भी सब्सटेंस के साथ आपने डोप किया हुआ है, साथ ही साथ जो है आपके पास में गैलियम आर्सेनाइड है और भी बहुत सारे जो है सब्सटेंसेस हैं, ये सब के सब जो है कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में शो करते हैं, इसलिए इनको सेमी कंडक्टर्स कहा गया। तो यहाँ पर आप जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह लिख सकते हो। तो दिस सब्सटेंसेस आर दी सेमी कंडक्टर्स। तो 3 सब्सटेंसेस की जो है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो ये जो है सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव ज़ीरो रेजिस्टिविटी और इन्फानाइट कंडक्टिविटी। कुछ जो है सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर जो है ज़ीरो रेजिस्टिविटी या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगी, आप उसको जो है सुपर कंडक्टर जो है कह सकते हो। तो अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर्स वे आर नोन टू बिहेव एज द सुपर कंडक्टर्स। कुछ मेटल और कुछ मेटल के अलॉयज जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर, जिसको आप 0 से 15 केल्विन कहोगे, 0 to 15 केल्विन, इतने लो टेम्परेचर पर कुछ मेटल और उनके अलॉयज जो है यहाँ पर जो है इनकी कंडक्टिविटी जो है बहुत हाईएस्ट जो ऑब्ज़र्व की गई, तो ये जो है सुपर कंडक्टर के तौर पर जो है बिहेव करते हैं। और इसी तरह से ध्यान रखिए कि इन दिनों जो है आप देखोगे नाउ अडेज नंबर ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperatures as high as 150 Kelvin। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर भी बहुत सारे जो है मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं और साथ ही साथ जो है कुछ सिरेमिक मटेरियल्स हैं, वो तकरीबन जो है 150 केल्विन तक के भी सुपर कंडक्टिविटी जो है शो करते हैं। आज जो है कुछ नए जो है सुपर कंडक्टर्स हैं जो कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं और साथ ही साथ जो है कुछ सिरेमिक मटेरियल्स हैं जो कि हाई कंडक्टिविटी जो है शो करते हैं और टेम्परेचर भी हाई होगा जो कि अबाउट 150 केल्विन तक जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज़ कॉल्ड एज मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ध्यान रखिए, अगर मेटल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है तो आप उसको मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहोगे, क्योंकि इसके अंदर जो है मेटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से जो है कंडक्टेंस जो है आपको मिलेगा। तो इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इज़ डिपेंड ऑन, ये जो है कुछ फैक्टर पर जो है डिपेंड करता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहेंगे, जो आपको मेटल्स के अंदर मिलेगा। तो पहला जो होगा नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। पहला जो आपको यहाँ पर जो है कंडक्टेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होगा उसका कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंस है, तो पहला होगा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। सेकंड जो आपको मिलेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी जो है कंडक्टेंस जो है डिपेंड करता है, इसकी जो है कंडक्टिविटी जो है डिपेंड होती है। और इसी तरह से टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए टेम्परेचर फैक्टर पर भी जो है मेटल की जो है कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिए द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर एटम एंड थर्ड वन इज़ द टेम्परेचर। तो ये बात ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर ये जो है कंडक्टेंस जो है डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है क्लासीफाई कर सकते हो। एज द इलेक्ट्रॉन एंटर एट वन एंड एंड गो थ्रू द अदर एंड, तो यहाँ पर क्या होगा, द कंपोजिशन ऑफ द मेटालिक कंडक्टर रिमेंस अनचेंज। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, एक कोने से दूसरे कोने पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसके मोमेंट की वजह से जो मेटालिक कंडक्टर्स
का जो कंपोजिशन है वो अनचेंज होता है, उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई तब्दीली या कोई चेंजेस नहीं होती है। द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्टेंस थ्रू सेमीकंडक्टर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो कंडक्टर्स में से जो कंडक्टेंस का जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स है। और जैसा कि हमें मालूम है कि वेरी प्योर वाटर हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस दैट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर। वाटर के अंदर आप देखिए कि 10⁻⁷ मोलर क्या होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन आयन, और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयंस इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, विच टेन इट वेरी लो कंडक्टिविटी। इसकी वजह से वाटर के अंदर जो बहुत लो कंडक्टिविटी मिलती है एंड दैट इज़ अबाउट इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁵, 3.5 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस पर मीटर। इतनी जो है लो कंडक्टिविटी आपको जो है वाटर के अंदर मिलती है। और वो भी किस वजह से होती है कि इतना थोड़ा सा जो है कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ पर आपको जो है मिलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। तो इन आयंस के प्रेजेंस की वजह से वाटर के अंदर जो है आपको बहुत मामूली सा जो है कंडक्टेंस जो है कंडक्टिविटी जो है मिलती है। तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इनटू वाटर दे फर्निश देयर ओन आयंस इन द सॉल्यूशन एंड हेंस इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। जब वाटर के अंदर आप जो है कोई सब्सटेंस जो है मिक्स करोगे तो वाटर में जो है डिसॉल्व होने के बाद वो सब्सटेंसेस अपने खुद के आयन जो है फर्निश करते हैं एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द आयंस द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो सोल्यूशन के अंदर जो वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो है आयंस के प्रेजेंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है तो उसको हम यह नाम देंगे द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। ये किस वजह से है, ड्यू टू आयंस। सॉल्यूशन के अंदर जो है आयंस प्रेजेंट होने की वजह से ये आपको जो है कंडक्टेंस मिलेगा। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ये जो है 4 या 5 फैक्टर पर जो डिपेंड करती है। सबसे पहली देखिए द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, आपने वाटर के अंदर जो है कौन से टाइप का जो है इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसका नेचर क्या है। दूसरा साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, आयन की साइज़ और उसका सॉल्वेशन कितना हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ द सॉल्वेशन पर भी जो है वो डिपेंड करता है जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की है। तीसरा द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, जो सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने जो है कोई सब्सटेंस जो है डिसॉल्व किया है तो वो सॉल्वेंट का नेचर और साथ ही साथ जो उसकी विस्कोसिटी भी जो है डिपेंड करते हैं। और इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आपने जो है उस इलेक्ट्रोलाइट का जो है प्रिपेयर किया है, उस सब्सटेंस का जो कंडक्टिंग सब्सटेंस है उसका सोल्यूशन जो है आपने कितने कॉन्सेंट्रेशन का बनाया है उस कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर, तो ध्यान रखिए कि इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो ये कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो ये 5 फैक्टर्स है जिसके ऊपर आयोनिक कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये हमने जो डिस्कस किया कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन फॉर्म और इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, या फिर उसके जो है प्योर मेटालिक सॉलिड फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो यहाँ पर हम जो है जनरली वाटर का सॉल्यूशन जो है कंसिडर करते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपना खुद का जो है आयन फॉर्म करते हैं और उसकी वजह से हम उसको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है देखेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन हम जो है कैसे करेंगे, उसके लिए जो है कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।